हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों का कला का पेपर गया है, ठीक है। जितना मैं आप लोगों को बताया था, सारे के सारे बच्चे कला में करके आए हैं। हमको लगता है कि कला में सारे बच्चे 95% करके आएंगे, 100%। जाके सबका कमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। आप लोग भी दिए होगे तो आप लोग जानते होगे, ठीक है, कि 95% यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ। सारे जितने हमने क्वेश्चन बताया था, सारे क्वेश्चन आया था। इसी प्रकार में 27 फरवरी का साइंस का मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, 100% मेरे पे यकीन मान के सारे प्रश्न को याद कर लो। 100% वो सारे प्रश्न आप लोगों को फिर मिलेंगे और फिर आप लोग साइंस में 95% फोड़ के आओगे इस बार, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन को लिख कर और अच्छे तरीके से याद कर लेना। देखिए, पहला प्रश्न जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच मान। देखिए, ये आप लोगों के सभी दीर्घ प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, ठीक है, वो पीएच स्केल दर्शाता है। देखिए, उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वही कहा ना कि कोई भी विलयन में पीएच स्केल ये बताता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है। उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, हमसे पूछा था यहाँ पे कि शुद्ध जल से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। देखिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण जो होती है वो याद रख लीजिए, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहला महत्व तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। पहली हेडिंग हमारी रहेगी पाचन तंत्र का पीएच। लिखेंगे कि हमारे उदर में, उदर मतलब समझते हैं, हमारे पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, पेट में, हमारे पेट में उपस्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पेट है, हमारे पेट में एक HCl अम्ल पाया जाता है जो कि सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, वो क्या करता है कि अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। कह रहा है कि आपके पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है और अधिक मात्रा में तब निकलने लगता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। जब आप कभी कभी नोटिस किए होगा कि जब आप लोग खाना नहीं खाते हो ज्यादा देर तक, तो खाना नहीं खाते हो ना, तो HCl की अम्लता बढ़ जाती है और वो आपके पेट पे ही इफेक्ट डालने लगती है। उस समय आप लोगों को दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल का मतलब समझते हो, ठीक है। प्रति अम्ल का मतलब कि जो अम्ल को मारे, जैसे HCl आपका अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल है और इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो आपका पेट दर्द कर रहा है। और प्रति अम्ल का मतलब होता है कि क्षार, तो अम्ल की मात्रा अगर अधिक बढ़ रही है तो क्षार अगर लोगे तभी तो उसको उदासीन बनाने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, ठीक है, अम्ल के उल्टा मतलब क्षारीय लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। वही चीज क्या है ना कि जो प्रति अम्ल लेंगे तो वो क्या करेगा कि HCl की जो अधिक मात्रा बढ़ी हुई है उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH वो आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का पेट दर्द करता हो क्योंकि HCl का अम्ल उसमें बढ़ जाता है, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और उससे आप लोगों का पेट सही हो जाएगा। जैसे इनो हम ले लेते हैं, इनो में आप लोगों का इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ठीक है। कभी कभी पेट दर्द करता है, जलन होता है, तो इनो ही पीते हैं ना, वो क्या करता है कि एंटासिड का काम करता है, समझ लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रटना नहीं, सारे कंसेप्ट में हूं ना, आप लोगों को सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएगा। तो पहला तो ये था कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए, हमारे दांतों के लिए भी पीएच बहुत खतरनाक होता है। देखिए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम
अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान 5.5 होता है। अब 5.5 मतलब कि क्या होता है, यह आपका अम्लीय होता है, ठीक है। अगर 5.5 से और कम होता है तो पीएच मान और अधिक प्रबल होगा। तो कह रहा है कि अधिक अगर अम्लीय हो जाता है तो हमारे दांतों को क्षय प्रारंभ करता है। क्षय मतलब क्षरण करने लगता है, हमारे दांतों का नुकसान करने लगता है। अगर अधिक पीएच मान उसका कम हो जाए तो अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है उसमें। तो ये कह रहा है कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर हम कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं, दांत के जो फर्स्ट आप लोगों का पार्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका इनेमल परत होता है। दांत का जो बाहरी परत आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, वो इनेमल परत होता है। उसके नीचे डेंटिन परत होता है। तो ये कह रहा है कि अगर अम्ल बढ़ जाता है, अम्लता की मात्रा, तो आपके दांतों को जो अगली परत इनेमल है उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, देखिए, जिसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इनेमल परत है उसका क्षरण होने लगता है। कब? क्योंकि हमारे मुख का तो पीएच मान 5.5 है, उससे जैसे ही पीएच मान कम होता है तो अम्ल बढ़ जाता है, और इनेमल परत क्षरण होने लगता है। कह रहा है कि उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगर आपका क्षरण हो रहा है आपके दांतों का, तो आप उचित दांत मंजन का प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि दांत मंजन जो हम लोग ब्रश करते हैं, दांत मंजन जो देखते हो, वो एंटासिड होता है, प्रतिअम्ल होता है, ठीक है, मतलब क्षारीय उसमें पाया जाता है। तब हम लोग दांतों पर रगड़ते हैं तो वो अम्ल तो आगे रहता ही आपके दांतों में है। जब ये आपका क्षारीय जाता है तो उसको उदासीन कर देता है और आपकी दांतें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय दूसरा हेडिंग है। देखिए, एक बात और बताता हूँ, अगर हेडिंग आपको मालूम नहीं है, ये सारे पॉइंट्स अगर मालूम है तब पॉइंट्स लिख दो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अगर हेडिंग नहीं याद है तो ये नहीं कि हेडिंग नहीं याद है तो छोड़ दोगे, नहीं, ये सारी चीज आप तो पढ़ रहे हो, आप बस पहला पॉइंट, दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, अरे इसका तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए, पशु भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, और पौधे भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। उससे हम लोग कैसे सुरक्षा पा पाए उसको देखेंगे। देखिए, लिखा है कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जो मधुमक्खी, देखते हो, मधुमक्खी काट देता है तो चढ़ने लगता है, इसलिए चढ़ने लगता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, ठीक है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जब मधुमक्खी हम लोगों को काटती है तो उसके जो डंक से हम उसमें जो अम्ल होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिससे हमें जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। और कहीं आपको मधुमक्खी काट देती है और आपको दर्द होने लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो। क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, और अम्ल, अगर आपने अम्ल यहाँ पे काट दिया हमको और यहाँ बेकिंग सोडा क्षारीय लगा देंगे तो वो उसका उदासीन करने लगेगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। वो भी दुर्बल क्षार लगाना है, यानी कि प्रबल क्षार लगा देना, दुर्बल क्षार जो कम क्षारीय होते हैं उसको लगाना है। तो कम क्षारीय आपका बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को हम तो खा भी लेते हैं, ठीक है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो उससे अम्ल निकालता है, अगर वो हम काट रहे हैं तो उससे हम लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं एंटासिड का प्रयोग करके, मतलब क्षारीय का प्रयोग करके, ठीक है। चलो अगला एक और देखेंगे, पौधों में पीएच क्या होता है, ठीक है, पौधों में पीएच देखेंगे। कह रहा है कि कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनसे हानिकारक अम्ल निकलता है। जैसे में मेंटल का पौधा होता है। मेंटल का पौधा देखें आप लोग, देखिए मेटल का जो पौधा होता है, मेटल एक शाकीय पौधा होता है। देखोगे तो आप लोग जंगलों में मिल जाता है, अभी गांव में भी मिल जाता होगा आप लोग देखोगे तो। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। नेट पर आप लोग सर्च मारिएगा मेटल का पौधा, आपको मालूम चल जाएगा, आप लोग देखे होंगे जरूर से। तो कह रहा है कि इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उसमें रेशे जैसे बाल निकले होते हैं बाहर ही, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगर आपका शरीर उस पर बाहरी परत पर उसका टच हो गया तो वहां पे डंक आपके हाथों में चुभ जाएगा और वहां पे आपको चढ़ने लगेगा, उसके अम्ल आपके शरीर में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो जंतु के शरीर में छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इसके बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। क्योंकि उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों का पत्ते रगड़ कर किया जाता है। देखिए पत्ते यहाँ पे लिख लीजिएगा, रगड़ कर किया जाता है, यहाँ पर डैश किया जाता है। अब देखिए जहां पे भी आपका मेटल का पौधा पाया जाएगा जस्ट उसी के बगल में डाक का भी पौधा पाया जाता है। डाक पौधा होता है। अगर मेटल का पौधा अगर आपके शरीर में छू के
मतलब टच हो जाता है तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो उसको दर्द को छुटकारा पाने के लिए उसके जस्ट बगल में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं डाक का भी पौधा रहेगा, उस डाक के पौधों को रगड़ दोगे वहां पे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि डाक के पौधे में आपका क्षारीय पाया जाता है, और जब क्षारीय रगड़ोगे तो हम लोग को उदासीन कर देता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। हमने शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता भी देखा, पीएच मान का महत्व क्या है वो भी हमने देखा। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, प्रश्न को तैयार करना आप लोग ईमानदारी से, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्लियर हो गया है और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2013 से लेके 2022 तक बताइए कोई ऐसा एक सत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया हो। हर बार पूछा गया है। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, कह रहा है कि विक्राणु नेफ्रॉन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नेफ्रॉन होता है क्या, विक्राणु क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न बनना अनिवार्य है 100%। तो देख पा रहे हो कि बना हुआ है। देखिए लिखेंगे कि पहले हम लोग चित्र दिखा देते हैं, नेफ्रॉन विक्राणु का चित्र क्या होता है। देखो ये नेफ्रॉन और विक्राणु का चित्र है, ठीक है। और ये चित्र बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल चित्र हमने बनाया है कि ताकि क्लियर हो पाए। देखिए यहाँ से जो पहली नली आपको आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं अविवाहित धमनिका। क्या बोलते हैं, अविवाहित धमनिका बोलते हैं। और ये जो बाहर नली निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाहित धमनिका, ठीक है। अब ये जो आकृति आप देख रहे हो, जो कप वो प्लेट जैसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये प्लेट जैसी आकृति को हम बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए एक गुच्छा बना हुआ है जो रुधिर का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब देखिए कप प्लेट जैसी आकृति की जो नीचे नीचे आपको नलिका दिखाई दे रही है, ठीक है, नलिका धीरे धीरे आ रही है, तो इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। कुंडलित मतलब मुड़ी हुई नलिका, ठीक है। और ये नलिका धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है मतलब कि घट रही है, उसे बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं, अवरोही चाप। अब ये अवरोही चाप धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा उसे बोलेंगे आरोही चाप। अब देखिए आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से एक आकृति बनी है जो कि यू आकृति आपको दिखाई दे रही है। यू आकृति जो दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हेनले का चाप या हेनले का लूप बोलते हैं। अब अवरोही चाप धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अब यहाँ पे आ रहा है, इसे बोलते हैं संग्राहक नली। बहुत सारी नलिका आके देखिए ये भी नली आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, इधर नलिका आ रही है, सभी नलिकाएं आकर यहाँ पे इस वाले नलिका में मिल रही है। इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, क्योंकि सारी नलिकाएं यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं और ये आपका मूत्र वाहिनियां हैं, बाहर निकल रहा है। तो यही आप लोगों का विक्राणु है, नेफ्रॉन है। पूरा चित्र आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कह रहा है कि जो विक्राणु होता है वो विक्राणु का कार्य होता है कि ब्लड को छानने का काम करता है। देखिए विक्राणु पाया कहाँ जाता है, किडनी में पाया जाता है। किडनी के अंदर विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। और लगभग 10 लाख होते हैं, समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि 10 लाख जो विक्राणु होता है वो प्रत्येक विक्राणु जो है रुधिर को छानता है, ब्लड को छानता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का फिल्टरिंग करता है, उससे जो खराब उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ है उसको अलग करता है और मूत्र के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, मूत्र के रूप में वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए विक्राणु के निम्नलिखित भाग हैं, कौन कौन से हैं। पहला तो वोमेन संपुट होता है। वोमेन संपुट अभी हमने चित्र में दिखाया कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए वोमेन संपुट, ये वोमेन संपुट देखिए कप और प्लेट जैसी संरचना है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये आपका वही कह रहा है कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हमने रक्त नलिकाओं का गुच्छा में दिखा देता हूँ। ये जो गुच्छा आप लोगों को मुड़ा हुआ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। वही कह रहा है कि जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, आप लोग देख लिया, ठीक है। इसके बाद होता है हेनले का चाप। और हेनले का चाप क्या होता है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है और इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है, ठीक है। देखिए हेनले का लूप क्या होता है, वही हमने कहा कि यह पतली नली जैसी होती है और यह यू आकार की होती है। देखिए यू आकार की हो रही है कि नहीं। और इसका निर्माण कैसे हो रहा है, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से हो रहा है हेनले लूप का निर्माण, ठीक है। तो ये हो गया हेनले का चाप। तीसरा होता है संग्राहक नली। संग्राहक नली मतलब यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकर मिलते हैं और इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। संग्राहक नली मतलब यह जो नली आपको जा रही है ये संग्राहक नली। वही करा, संग्राहक नली पतली नली जैसे होती है
और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी संग्राहक नली मिलती हैं, उसी जैसा सामान्य संग्राहक नली कहते हैं, और धीरे धीरे मूत्र के रूप में बाहर चली जाती है नलिका। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के कुछ भाग थे जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब तो इसके हम लोग कार्य देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आप लोग डालोगे यहाँ से कि विक्राणु के कार्य, कि विक्राणु के कार्य क्या हैं। देखिए पहला कार्य इसका यह है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। देखिए रीनल धमनी इधर होती है, इधर से ब्लड जब आता है तो रीनल धमनी में रुधिर बहुत तेजी से आता है। ठीक है, तो देखो यह आपका पतली नली है, अभिभावी धमनिका जो है पतली नली होती है, यहाँ से मोटी धमनी होती है। यहाँ से जब ब्लड तेज आता है और पतली नली में प्रवेश करता है, मतलब अभिभावी धमनी में प्रवेश करता है, तो ये पतली नली जब इसमें से ब्लड तेजी से आता है तो ये फैलने लगता है, और जैसे ये फैलने लगेगा इस पर प्रेशर लगने लगता है, और प्रेशर लगने लगता है तो ग्लोमेरुलस से जो ये आपका रुधिर का गुच्छा है उससे ब्लड छनने लगता है, क्योंकि इसमें प्रेशर लगेगा तो ये आप लोगों का दाब बढ़ेगा तो फैलने लगेगा। जब ग्लोमेरुलस फैलने लगता है, यहाँ पे दाब उसमें बढ़ने लगता है, दोनों से दाब जब इस तरह लगेगा तो रुधिर छनने लगेगा, और छन के रुधिर कहा जाता है बोमेन संपुट में रुधिर चला आता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पहला। इसके बाद देखिए दूसरा नियम यह है, दूसरा स्टेप, कि रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये चीज होता है, कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं में ही और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि जैसे रुधिर में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जब यहाँ से रुधिर ग्लोमेरुलस से तब छनता है तो वोमेन संपुट में चला आता है, तो कुछ अच्छी चीजें भी छनकर चली जाती हैं और खराब चीजें भी इसमें छनकर चली जाती हैं, वही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा तीसरा कह रहा है, इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं, और इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होता है। इसके कहने का मतलब ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे यहाँ पे ब्लड जब छन के वोमेन संपुट में आ रहा है तो ब्लड में जो आपको ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो ग्लूकोज भी इसमें छन के, कुछ प्रोटीन्स वसा इसमें छन के चली आती है। खराब चीजें तो आती ही हैं, अच्छी चीजें भी इसमें छनकर चली आती हैं, वही चीज कह रहा है। जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं वो तो छन के आती हैं, लेकिन ग्लूकोज जैसी जो उपस्थित रहती हैं वो भी उसके साथ ही चली जाती हैं। ठीक है, चौथा लिखोगे यहाँ पे कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यहाँ से तो वोमेन संपुट में चला आया है, वोमेन संपुट से जैसे ये यहाँ पे नलिका में आएगा तो नलिका में फिर निस्यंदन होता है, और फिर निस्यंदन होता है उस समय क्या होता है कि जो खराब पदार्थ के साथ साथ जो अच्छी चीजें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो भी उसमें चली जाती हैं, तो उन्हें फिर पुनः निस्यंदन होता है, और उस समय क्या होता है कि जो खराब चीजें के साथ साथ अच्छी चीजें चली आई थी उसको वापस ले लिया जाता है और खराब चीजों को पुनः वापस दे दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। कह रहा है कि कुछ खराब पदार्थ बचे रह जाते हैं, कुछ खराब पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं, फिर उनका पुनः निस्यंदन होता है तो खराब पदार्थ फिर पुनः वापस दे दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि खराब चीजें अलग हो जाती हैं, अच्छी चीजें अलग हो जाती हैं। तो वही लास्ट में बोला है कि अंत में जो निस्यंदन में केवल यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिसे अवमूत्र कहा जाता है, और इस संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। लास्ट में जब फिर पुनः निस्यंदन होता है तो लास्ट में यूरिया जो अन्य खराब पदार्थ हैं वो अलग बच जाते हैं, और अच्छी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो अलग हो जाती हैं। जो खराब चीजें बच जाती हैं वो पुनः मूत्र वाहिनी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यही था इसका कार्य मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत डिटेल में। तो यही था आप लोगों का वृक्क या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन हमने किया, आप लोगों को इसका कार्य को डिस्कस किया, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रश्न को, यही प्रश्न था और इस प्रश्न को याद करना है कि विकिरण नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग के दाएं का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014, 15, 16, 18, 19, 20 में प्रश्न पूछा गया है। देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है क्या।
और प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लिखोगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम है। कह रहा है कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित उन्होंने दो नियम दिया है। दोनों नियम क्या दिया है? देखिए प्रथम नियम, पहला नियम तो उन्होंने ये दिया कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई कुंडली है जो कि दोनों तरफ से क्या है, बंद है, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए कितना आसान टॉपिक। उन्होंने बताया था कि जब कोई बंद कुंडली है और इस बंद कुंडली में से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अगर परिवर्तन होंगी तो 100% इसमें से आप लोगों का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि यह चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परिवर्तन होती रहेंगी। ठीक है, तो किसी बंद कुंडली में अगर चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परिवर्तन हो रही हैं, तो उसमें से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और यह तब तक रहता है जब तक वह परिवर्तन होता रहेगा। वही उन्होंने पहला नियम उन्होंने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम उन्होंने यह बताया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर को अनुक्रमपाती होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। उन्होंने यह नियम बताया कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो किसी चुंबकीय में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण, मतलब उसका जो मान होगा वो कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर होगा। ठीक है, परिवर्तन की दर के अनुक्रमणपाती होता है। इसका मतलब ये चीज होता है, अभी बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। जैसे बंद कुंडली है, इसमें से परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो कह रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है वो कब होता है कि जब इसमें से हम लोग चुंबकीय जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जितना परिवर्तन होगा, जितना तेज घूमेगा उतना बल उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है वह अनुक्रमपाती होता है इसके परिवर्तन के दर की। तो परिवर्तन की दर मतलब जितना तेज घूमेगा उतना तेज विद्युत वाहक बल निकलेगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड जितनी बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। वही काम तो कह रहा हूँ कि अनुक्रमपाती होता है, बस सिंपल। तो दो नियम उन्होंने दिया, दोनों नियम समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए, उन्होंने देखिए बताया कि यदि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ1 है, अब बहुत कम समय अंतराल, मतलब कि कुछ समय, मतलब डेल्टा टी समय के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ2 हो, तो उसमें से हम लोग कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगा वो होगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। यह क्या है? कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया। अगर इसमें से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के प्रयास करें तो देखिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो अनुक्रमणपाती होता है उसके परिवर्तन की दर का। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुक्रमणपाती होता है। दूसरा नियम तो यही था ना, तो वही कह रहा है कि ये आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। और यहाँ पे अगर हम विद्युत वाहक बल अगर बात करें तो अगर मैं विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं तो ई जो है वो अनुक्रमणपाती हो जाएगा उसके परिवर्तन की दर, मतलब φ2 - φ1 बटे डेल्टा। ठीक है, उसके दूसरे नियम के अनुसार। तो अगर मैं अनुक्रमणपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आप लोगों का E बराबर के φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। अब के क्या है यहाँ पे, तो जहाँ के एक नियतांक है, अगर यदि के का वैल्यू अगर हम एक ले लेते हैं तो के का वैल्यू एक है, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो के बराबर एक हो तो यहाँ पे ई बराबर जो आएगा वो आएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट में आएगा। तो जब भी अगर आप लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा डेल्टा ई, तो उसका फार्मूला क्या बन गया, φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फार्मूले को उत्पन्न हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे अब दिशा ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, तो ये कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि यदि किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, कोई भी चालक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक चालक है, अगर उस चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराते हैं
तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर परिपथ दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के नियम से ज्ञात करेंगे। और वो नियम कहता क्या है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली अथवा अंगूठे को दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें। कह रहा कि यदि हमारा दाएं हाथ है, ठीक है, दाएं हाथ की देखिए ये 3 उंगलियां हैं, ये आपका मध्यमा अंगुली कहलाता है, आपका तर्जनी उंगली कहलाता है, आपका अंगूठी, ठीक है, अंगूठा कहलाता है। कह रहा कि इसको अगर लंबवत खड़ा करें, 90 अंश के एंगल में खड़ा करें, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा, कह रहा कि फैलाकर रखें। और यदि तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे, तो मध्यमा जो उंगली होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, कह रहे का मतलब ये चीज है कि ये जो आप लोगों का 3 उंगलियां दिख रहा है, इसको अगर 90 अंश के एंगल पे खड़ा करें, तो ये जो आपको तर्जनी उंगली दिख रही है, ये वाला अंगूठा की जो बगल में होती है तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है, और जो अंगूठा है वो आपकी चालक की गति की दिशा को डिनोट करता है। तो ये जो मध्य वाली अंगुली आएगी, ये मध्य अंगुली किसको डिनोट कर देगी, तो यह आप लोगों को विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्य बीच वाली उंगली, वही चीज लिखा है। यही आप लोगों का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना आप लोगों को, फैराडे के नियम। तो ये था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन, हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना, किसी कीमत पे याद कर लेना। कि देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्य विधि स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि विद्युत जनरेटर कैसे होगा। सबसे पहले इसका चित्र अगर हम देखने की बात करें तो चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है इसका, ये जनरेटर का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, बना लीजिए आप लोग। ये जनरेटर का फिगर है। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत जनित्र। ठीक है, तो विद्युत जनित्र होता क्या है लिखेंगे। देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो पूछा, डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तभी आप ये लिखोगे, क्योंकि विद्युत जनित्र को डायनेमो भी कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है, जैसे विद्युत जनित्र को डायनेमो कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर पे हम लोग जो हैंडल मारते हैं तो उसको तो हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं ना, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जब हैंडल मारेंगे तो जनरेटर चालू होगा, तो जनरेटर जब चालू होगा तब जाकर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत इसका। ठीक है, अगली हेडिंग रहेगी सिद्धांत। लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए। यहाँ तक कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है, ठीक है, अब बंद कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से उसमें हम लोग इस तरह घुमाएं, जितना तेजी से घुमाएंगे तो यह आप लोगों का इतना तेजी से इसमें से रेखाएं जो हैं निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखा में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वह परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है और इसमें से एक धारा दिशा इसमें से बहने लगेगी। ठीक है, वही कह रहा है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय मतलब खर्च यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जितना हम लोग इसमें से हैंडल जितना तेज घुमाए रहेंगे, जितना हम लोग यांत्रिक ऊर्जा खर्च के रहेंगे, वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिद्धांत था इसका। ठीक है, यही आप लोगों का इस पे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसके बाद हम लिखेंगे कार्यविधि इसका। ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी कार्यविधि। कार्यविधि में पहला पॉइंट लिखेंगे चित्र में दिखाए अनुसार
मतलब चित्र में दिखाए गए अनुसार, तो पहले चित्र ही तो बनाओगे। देखिए ये बोला चित्र में दिखाए गए अनुसार, ठीक है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा जो है शून्य होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे जैसे जैसे कुंडली, अब सुनिएगा यहीं से कहानी, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह घूमेगी, उनमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार जितना दक्षिणावर्त में इतना घूमेगी स्पीड में, ठीक है, इस तरह घूमेगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों को, बढ़ता जाता है। उसी में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब बढ़ेगा, और विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो होगी उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के वाले नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ देखे हैं ना उसमें हम लोग, ठीक है, तो उसी अगर दिशा को अगर हमको ज्ञात करना है तो दिशा किसे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उस दिशा को ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि वाय परिपथ में इसकी दिशा जो है यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखें तो उसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। देखिए ये आपका यक्ष और वाई है, यक्ष वाई मतलब देखिए ये हैंडल, अगर हैंडल को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह हैंडल को मारेंगे तो यक्ष से वाई की तरफ दिशा इस तरह जाएगी। वही कह रहा है कि इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होगी। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर तथा सी डी नीचे होती है। भुजा अगर ए बी की बात करें तो देखिए ए बी इस तरह ऊपर है और सी डी इस तरह यहाँ पे नीचे है। अगर इस तरह जाएगी तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऊपर से होगी नीचे जाएगी। तो इस तरह ए बी ऊपर और सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अधिकतम होती है। कुंडली इस बीच 0 से 90 अंश घूमी होती है। कह रहा है कि अगर ए बी ऊपर है सी डी नीचे है, ठीक है, तो उसमें उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा, और कुंडली उस समय कितना 0 से लेकर 90 डिग्री तक घूम गई होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, कह रहा है कि कुंडली के और अधिक घूमने पर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अगर चुंबकीय और यहाँ पर और घुमा दिया जाए उसको, तो अगर कुंडली को और अधिक घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। और कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में होने पर भुजा सीडी के स्थान पर ए बी चला जाता है तथा ए बी के स्थान पर सी डी आ जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है, और कुंडली इस बीच कितना 90 से 180 अंश घूम जाती है। तो जब 90 से 180 अंश घूम जाती है तो उस समय क्या होता है कि ए बी के स्थान पर सी डी और सी डी के स्थान पर ए बी आ जाता है, और उस समय विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली की ओर घुमाने पर, कुंडली को और घुमाएंगे तो कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे क्षैतिज में चला जाएगा सीधी में तो कम हो जाता है, फिर उसको घुमाओगे तो क्षैतिज से जैसे आगे आएगा तो उसका मान फिर बढ़ जाएगा। तो एक कुंडली की ओर घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू होता है, परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो हम दूसरे कंडीशन की तुलना से ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में होगी, जस्ट उसके उल्टा दिशा में होगी, तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाई की ओर प्रवाहित होगी। कुंडली के ऊर्ध्वाधर, देखिए कुंडली के ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो भुजा सी डी ऊपर की तरफ और ए बी कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत धारा अधिकतम होने लगता है, मतलब फिर उसका मान बढ़ जाता है, और इस बीच कुंडली कहाँ 180 से 270 के बीच घूम जाती है। देखिए कंडीशन क्या हुआ था, 0 से जब 90 था तो विद्युत धारा के मान एकदम और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ रहा था, और जब एंगल 90 से 180 हो गया क्षैतिज में तो उसका मान फिर घट गया, और फिर 180 से 270 के बीच फिर घुमा तो फिर उसका मान बढ़ गया। ठीक है, वही कंडीशन है। फिर कह रहा पचमा कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, मतलब कुंडली को और आगे घुमाया जाए जिससे कि वह दिशा पहले के अनुसार स्थिति में हो, मतलब 0 से 90 अंश की स्थिति में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर शून्य होगा। तो क्षैतिज जब हो जाता है तो शून्य हो ही जाता है। ठीक है, अब यह इसका फिगर है। अब जाके यह पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर विद्युत जनित्र आपने पढ़ लिया है तो विद्युत मोटर भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, या तो आपको विद्युत जनित्र देगा या तो आपको विद्युत मोटर देगा, लेकिन देगा जरूर, 100% देगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर का नामांकित तारेख खींचिए और इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि लिखिए, और विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आप बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देखेंगे। ये चित्र देख लो आप लोग, ये चित्र नोट कर लो, यही चित्र है आप लोगों का विद्युत मोटर का। ये आपका विभक्त वलय है पी तथा क्यू, ये आपका धुरी है, ये आपका ब्रूस है, एक्स और वाई क्या है, ब्रूस है, ये आपका ए बी सी डी आपका कुंडली है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, आपका कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिगर है विद्युत मोटर का। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर। मैं छोटा करता हूँ इसको। ठीक है, विद्युत मोटर लिखोगे। विद्युत मोटर का एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए अभी हमने जनरेटर देखा है, जनरेटर में क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा था विद्युत ऊर्जा में, लेकिन मोटर है, मोटर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जैसे मोटर आपका पंखे में लगा होता है, तब पंखा ऐसे थोड़ी चलता है, पंखा में हम लोग पहले लाइन देते हैं, तब लाइन देंगे मतलब विद्युत ऊर्जा देंगे, तब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, मतलब हवा में कन्वर्ट होगा, हमको हवा देता है। तो जस्ट उसका उल्टा होता है विद्युत जनित्र का, ये विद्युत मोटर हो गया। हेडिंग डालोगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है लिखेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। पहले सुनिए कहानी, कह रहा है कि जब किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। देखिए कितना अच्छा कंडीशन सिद्धांत का है। ठीक है, तो सिद्धांत क्लियर हो गया ना आप लोगों को। कह रहा है कि जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल काम करने लगता है और यह कुंडली की अक्ष पर घूमने लगता है। अगर वह स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। सिंपल। देखो कार्यविधि इसका देख, सिद्धांत हो गया, कार्यविधि देखो कितना सिंपल है। कार्यविधि इस तरह कार्य करती है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के दाएं हाथ में, इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, याद रखिएगा मोटर में। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ठीक है, यह बल युग्म बनाते हैं, कह रहा है जिसके कारण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्या होती है, घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है। कितना सिंपल टॉपिक है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो है लगातार एक ही दिशा में कार्य करती हो। बताइए कितना सिंपल टॉपिक हमने इसको कर दिया। कार्य विधि में देखिए कितना सिंपल है, बस हो गया। हमसे पूछा था विभक्त वलय का कार्य है ना, क्या महत्व है, तो लिखेंगे विभक्त वलय का महत्व लिखेंगे। विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है और इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। ठीक है, तो देखिए कितना विभक्त वलय का कार्य क्या होता है, तो देखिए विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है। सिंपल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ विद्युत मोटर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत मोटर, एक विद्युत जनित्र, अभी हमने फैराडे का और चुंबकीय प्रेरण नियम बताया है, वो वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, 100% बनेंगे, लिखित बता रहा हूँ। कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए प्रश्न ऐसे पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हर साल एग्जाम में आता है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन तंत्र मतलब जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, उनको बाहर निकालता है वो उत्सर्जन तंत्र होता है। जो हमारे शरीर से खराब पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, ठीक है, यूरिक अम्ल हुआ, ये सारे जो खराब पदार्थ हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है, उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो पहले फिगर पहले बनाओ। देखो ये फिगर कितना हमने अच्छे से बनाया है। फिगर में नीचे तक दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे यही फिगर आप लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए फिगर में थोड़ा डिस्कस कर दूं तो ये जो आप लोगों को डंडी के आकार की दिखाई दे रही है नलिका, इसे बोलते हैं महाशिरा और इसे बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस आकृति को, इसको वृक्क बोलते हैं। वृक्क मतलब किडनी बोलते हैं। तो ये किडनी, इधर भी किडनी, मतलब दो जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये भाग दिखाई दे इसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप नली देख रहे हो यह मूत्रवाहिनियां नली है,
ये भी आपका मूत्र वाहिनी वही नली है। यहाँ पे जो निकलता है यहाँ पे समाप्त हो रहा है मूत्राशय होता है और ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो पहले ये चित्र देखिए कितना आसान शब्द में, मतलब कितना आसान फिगर बनाया हूँ, कोई भी लड़का बना सकता है इस फिगर को। ठीक है, आप पूरे अंक लेकर आओगे। आपकी किताब में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दिया है, तो उस तरह आप लोगों को नहीं बनाना है, जो बता रहा हूँ बस वैसे फॉलो करो। तो क्लियर हो गया ना, चित्र हो गया। इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले देखेंगे, डालेंगे वृक्क कि वृक्क का कार्य क्या होता है, किडनी जिसे। ठीक है, देखो वृक्क में डाल के लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। जैसे सेम का एक बीज होता है, पौधा होता है, तो सेम का जो बीज होता है सेम उसी आकृति का ये वृक्क होता है। ये देख पा रहे हो ना, तो वही लिखा है कि यह एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा मतलब दो पाया जाता है। जैसे एक वृक्क यहाँ, एक वृक्क यहाँ भी पाया गया, इसलिए इसको एक जोड़ा लिखा गया है, क्योंकि एक जोड़ा में दो होता है। ठीक है, तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है और यह गाढ़ा भूरे रंग का होता है। मतलब किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। और इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं, समझ लीजिए, जो रक्त से यूरिया को अलग करता है। ठीक है, नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि ब्लड से क्या करता है, यूरिया मतलब ये अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, उसको रक्त से क्या करता है, अलग करता है। कौन, नेफ्रॉन। इसकी लंबाई जो होती है वृक्क की 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है इसकी 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है। मोटाई की अगर हम बात कर लें तो मोटाई इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक। एवं इसका भार की अगर हम बात करें तो 150 से 170 ग्राम तक होता है इसका भार। तो पहली हेडिंग हमने वृक्क लिखा। ठीक है, वृक्क समझ में आ गया ना। अब दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे मूत्रवाहिनी। ठीक है, और जैसा ये जो आकृति देख रहे हो ये मूत्रवाहिनियां हैं। अब ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए, मूत्र तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। देखिए, ये वृक्क है और ये आपका मूत्राशय, इसके बीच, ठीक है, मूत्राशय, इसके बीच ये नली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनियां। वृक्क हुआ यह और ये आपका क्या है, मूत्राशय, इसके बीच पाया जाता है मूत्रवाहिनियां। वही चीज लिखा है कि ये एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होती है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है और इसके द्वारा मूत्र के मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। बस ये आप लोगों को मूत्रवाहिनी में। फिर अगला हेडिंग डालेंगे मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय मतलब मैं दिखा दूं आप लोगों को फिगर में, ये चीज, ये जो आपको समाप्त जहां हो रहा है मूत्राशय, मूत्राशय से यहाँ पे मूत्र मार्ग द्वारा टॉयलेट बाहर आ जाता है। तो मूत्राशय में लिखोगे यह एक थैला जैसा संरचना होता है जहां कुछ समय तक मूत्र जो उसमें मूत्र होता है 98% जल पाया जाता है, उसमें 2% यूरिया पाई जाती है और कुछ अन्य पदार्थ संचित होता है उस मूत्राशय में। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना। एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद लास्ट में मूत्र मार्ग लिखोगे, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से क्या होता है, बाहर निकाला दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र मार्ग से। बस कितना सिंपल शब्द में 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। बस इतनी टॉपिक लिख के चले आना और ये सुंदर सा फिगर आप बना लेना, एक नंबर आपको नहीं कटेगा। टॉपर की कॉपी ऐसे ही होती है, टॉपर ज्यादा कुछ लिखते नहीं है, बस मेन पॉइंट्स लिखते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोग इतना सरल शब्दों में याद कर लीजिएगा इसको, और ऐसे ही आप लोगों को एक्सप्लेन करके लिखना है, पूरे अंक मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखो। ये प्रश्न तो वाकई में इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा देगा। मतलब जो प्रश्न आज की वीडियो में बताऊंगा वो सभी पूछे जाएंगे, लिखित बता रहा हूँ। जैसे मानव हृदय का सचित्र वर्णन एवं क्रिया विधि समझाइए। तो पहले मानव हृदय का हमें चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए, ये चित्र है मानव हृदय का। अब यहाँ पे पूरा मेरा चित्र जैसे बनाया हूँ पूरा बना लीजिए। मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से। ये जो आप लोगों का है ये फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है, और ये जो भाग है ये महाधमनी होता है। पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। और ये होता है अग्र महाशिरा होता है, और ये दोनों दिख रहे हैं आप फुफ्फुस शिरा होता है। ये आपका दायां अलिंदा होता है और ये आपका दाएं नीले होता है। इधर आपका बाएं अलिंद, ये वाला पोर्शन क्या होता है, बाएं नीले होता है। देखिए, बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच यहाँ पे द्विदली कपाट होता है, ठीक है, और दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच यहाँ पे त्रिकपाट होता है, त्रिदलीय कपाट, 3 कपाट यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का मानव हृदय का पूरा हमने फिगर बनाया। कितना सिंपल बनाया है, किताब में तो बहुत भारी दे रखा है, ठीक है। तो यही आप लोगों को फिगर, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो वीडियो को डाउनलोड कर लो और एक एक करके जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पूरा नोट कर लो, इस फिगर को बना लो आप लोग, ठीक है। फिगर आप लोग बना लिए। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्रिया विधि इसकी, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्रिया विधि इसके पढ़ते हैं। तो पहला क्रिया विधि इसका यह है कि हृदय धमनियों के माध्यम से, एक एक वर्ड पढ़ूंगा, एक एक वर्ड समझाऊंगा, पूरा ध्यान में रखना, रटने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने एग्जाम में लिख लोगे। कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में भरे ऑक्सीजन
ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। देखो जहां पे भी ऑक्सीजनित लिखा रहेगा समझ लेना कि शुद्ध रुधिर होता है, जिसमें रक्त में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है उसको शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो कह रहा कि हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नीले में से भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके पहुंचाता है। अब ये कंसेप्ट क्या है पहले समझो। देखो ब्लड जो हमारा होता है, ठीक है, वो बाएं नीले में होता है। यहाँ पे शुद्ध रक्त बाएं नीले में होता है। जब ये हृदय हमारा पंप करता है, तो पंप करता है ना, तो यह ब्लड यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे जाते हुए, यहाँ से महाधमनी से, कहाँ से, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है। तो ब्लड हमारा कहाँ रहता है, पहले शुद्ध ब्लड बाएं नीले में, बाएं नीले में होता है। और जब पंप करता है तो ब्लड यहाँ महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में हमारे ब्लड पहुंच जाता है। बस ये तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में छप गया होगा। इसके बाद देखो दूसरा पढ़ता हूँ, दूसरा समझाता हूँ। फिर इसके बाद है कि रुधिर जब अंगों के पास पहुंचता है तब भिन्न धमनियों छोटी छोटी बहुत पतली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अब कह रहा है कि जैसे ही महाधमनी से ब्लड हमारे अलग अलग अंगों तक पहुंचेगा, अब वो अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं पूरे शरीर में बढ़ जाएंगी, और उन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से ये हमारा ब्लड जो है पूरे के पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता है, जब शरीर में पहुंच जाता है पूरा, फिर उसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर पुनः जुड़ने लगती हैं, वह शिराओं का निर्माण करती हैं। अब जो पतली पतली कोशिकाएं थी जो कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा दी, जो शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाने के बाद जैसे शुद्ध रक्त को शरीर को दे देती हैं, तो उस शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को ले लेती हैं और पुनः लेकर फिर शिरा का निर्माण कर लेती हैं, और फिर शिरा का निर्माण करके वापस आने लगती हैं। इसके बाद महाशिराएं, जो महाशिरा है, महाशिरा विऑक्सीजनित रुधिर को, विऑक्सीजनित मतलब होता है अशुद्ध रुधिर को, तो शिराएं जो निर्माण कर लेती हैं अशुद्ध रुधिर को लेकर आती हैं। अब उन अशुद्ध रुधिर को, जो महाशिरा होता है, वो विऑक्सीजनित रुधिर को मतलब अशुद्ध रुधिर को दाएं आलिंद में लाती है, जहां से यह शुद्ध रुधिर दाएं नीले में प्रवेश करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। कह रहा है कि जब अशुद्ध रुधिर आता है, तो अशुद्ध रुधिर आता है पहले कहाँ पे, देखिए महाशिरा, महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रुधिर प्रवेश करेगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से यहाँ पे त्रिकपाटी लगी होती है, त्रिकपाट से होते नीचे आएगा किसमें, दाएं नीले में अशुद्ध रुधिर। अब ये अशुद्ध रुधिर क्या होता है कि यहाँ से फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद लिखेंगे चौथा पॉइंट वही कि अब दाएं नीले से विऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुस धमनी, वही फुफ्फुस धमनी जो देखा है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस तक ले जाया जाता है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े तक ले जाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखो छठवां क्या है कि फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है, फुफ्फुस में रुधिर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकल जाती है। अब ऑक्सीजनित रुधिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और इस तरह द्वारा संचरण लगातार चलता रहता है। अब क्या रहा है, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझिए क्या कह रहा है कि जैसे फुफ्फुस धमनी फेफड़ा तक ले जाएगा अशुद्ध रुधिर को, अशुद्ध रुधिर से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा कि फुफ्फुस शिरा से होते हुए प्रवेश करेगा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से शुद्ध रुधिर चला जाता है बाएं नीले में, और बाएं नीले से शुद्ध रुधिर फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में पहुंचने लगता है। क्लियर हो गया ना। चलिए पूरा नोट कर लिया, एक बार फिर पुनः आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो पहले क्या होता है कि शुद्ध रुधिर रहता है बाएं नीले में, जब पंप करता है तो शुद्ध रुधिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, और जैसे पूरे शरीर में जाता है तो वो आगे चलकर बहुत सारे शिराओं में बढ़ जाता है, केशिकाओं में, और बहुत सारी केशिकाओं के माध्यम से पूरे अंग में शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है। शुद्ध रुधिर पहुंचने के बाद वहां से अशुद्ध रुधिर को वापस लेकर फिर शिरा का निर्माण कर लेता है, और वह शिरा आकर खुलता है अग्र महाशिरा में, और अग्र महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लेकर आती है दाएं अलिंद में, फिर दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर चलाता है दाएं नीले में, फिर दाएं नीले से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए अशुद्ध रुधिर फेफड़ों तक पहुंच जाता है। अब फेफड़ा में जब अशुद्ध रुधिर जाता है तो उसमें अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन रक्त में पहुंचेगा वो शुद्ध रुधिर बन जाएगा, फिर शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा से होते हुए बाएं आलिंद में पहुंच जाएगा, बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले में पहुंच जाएगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समझा दी हमने। बताइए कभी भूलेंगे आप, कभी नहीं भूल पाएंगे।
तो यह था आप लोगों का क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव हृदय का सचित्र वर्णन के लिए हमने एक एक स्टेप बताया है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है कि मानव में मादा जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाए। पूछता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। देखो सिंपल एकदम चित्र, बिल्कुल सिंपल चित्र बना के लेके मैं छोटा कर देता हूँ। देखो कितना सिंपल चित्र बनाया है, कोई भी बना लेगा इसको। इसमें क्या है कि ये जो नलिका दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं फैलोपियन नलिका, जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिनियां। और ये जो आपको नीले नीले करके दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है आगे का इसे बोलते हैं परिगर्भाशय। और ये जो आप लोगों का डिजाइन नुमा आपको आकृति दिख रही है इसे बोलते हैं अंतःपेशीय स्तर। और देखो यह आप लोगों का, देखो ये जो नलिका आपको जा रही है यही नलिका यहाँ पे मिलकर फिर यहाँ बड़ी नलिका बना लेती है, और बड़ी जो नलिका बनाती है इसी को बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्रीवा। और ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये चीजें इसे बोलते हैं योनि। और ये जो पोर्शन इसे बोलते हैं वल्वा या भग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये पूरे के पूरे आकृति में जो पोर्शन था हमने पूरे पोर्शन को दिखा दिया, और आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ पुनः एक बार पूरा से पूरा। और ये जो भाग डिजाइन के दिखा रहे हैं प्लेसेंटा है। ठीक है, क्या है? प्लेसेंटा है। तो पूरे के पूरे आकृति को पहले आप लोग नोट करो, पहले आकृति बनाओ, क्योंकि इतना सिंपल चित्र कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। चित्र बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम इसके बारे में, लिखेंगे कि मादा जनन अंग में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहला तो अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय मतलब चित्र दिखाना पड़ेगा आपको ना, ये वाला पोर्शन अंडाशय, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में कि यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है। एक जोड़ा मतलब इधर भी एक होता है एक उधर भी होता है, दोनों ओर होता है। तो यह एक जोड़ा अंडाकार संरचना होती है जहां अंडाणु का निर्माण होता है, वहां पे क्या बनते हैं? अंडाणु। तो यह एक जोड़ा आप लोगों को अंडाकार संरचना, देखिए अंडे की जैसा आपको संरचना दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है, इनमें अंडाणु का। बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। इसके बाद हम दूसरा पढ़ने वाले हैं फैलोपियन नलिका, इसे हम लोग अंडवाहिनियां भी कहते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग हम लोग जानेंगे फैलोपियन नलिका, और इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच नली युक्त संरचना होती है जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कह रहा है कि यह अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच, इन दोनों के बीच ये नली युक्त संरचना होती है जिसमें अंडाणु की निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब जो फैलोपियन नलिका में मेन भूमिका है वो अंडाणु की निषेचन की क्रिया है, उसमें उसी में निषेचन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो देखो अंडाशय, देखो क्या बोला है? अंडाशय, और क्या बोला है यहाँ पे? अंडाशय और गर्भाशय के बीच। तो देखो अंडाशय और गर्भाशय के बीच पाया जाता है, ये गर्भाशय इसके बीच पाया जाता है। कौन सी? फैलोपियन नलिका पाई जाती है। बस इतना ही तो लिखा हूँ, क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसका 2 पॉइंट हमने लिख दिया। अब तीसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गर्भाशय, ये जो बड़ा पोर्शन दिख रहा है इसको बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे गर्भाशय, हेडिंग डालो, लिखेंगे यह थैलीनुमा उल्टे नाशपाती के आकार का संरचना होता है जहां भ्रूण का विकास होता है। किसका? भ्रूण। फिर भ्रूण से आप लोगों का बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। तो बस यही पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद बनता है ग्रीवा। देखो ये पोर्शन ग्रीवा, ग्रीवा हेडिंग डाल के लिखोगे कि गर्भाशय की नीचे संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं ग्रीवा कहलाता है। ठीक है, बस गर्भाशय के नीचे अगर हम बात करें तो संकरे भाग जहां गर्भाशय तथा योनि मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। और लास्ट में आप लोगों का 1 पॉइंट बस और लिख देना है योनि। ठीक है, इसमें लिखोगे कि यह एक संकुचनशील मांसपेशियों वाली नली युक्त संरचना होती है और जिसमें शीशन का प्रवेश होता है। इसमें क्या होता है? शीशन का प्रवेश होता है तथा यह छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है जिसे वल्वा भाग कहते हैं। वल्वा भाग मतलब ये चीज होता है, वल्वा भाग, जिससे बच्चा यहाँ से बाहर निकलता है, इसको वल्वा भाग कहते हैं। तो यह जो आप लोगों का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से सारे प्रश्न बनेंगे, बस आप लोगों को याद करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्राणु, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विक्राणु कहाँ पाए जाते थे? जो हम लोग ने उत्सर्जन तंत्र देखा, मतलब किडनी में विक्राणु पाए जाते थे, 10 लाख विक्राणु, नेफ्रॉन। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अब विक्राणु का या नेफ्रॉन का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हमें फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी तो देखो ये इसका फिगर मैं छोटा कर देता हूँ, इसका फिगर अब बनाओ। तो देखो ये आप लोगों का फिगर है विक्राणु का। ये जो आप लोगों को नली दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं अविवाही धमनिका, और ये जो निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। और यहाँ पे गुच्छे जैसे जो आकृति आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
और ये जो आप लोगों को संरचना दिखाई दे रही है कप जैसी संरचना, इसे बोलते हैं वोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है। नीचे अगर आओगे तो ये नली जो आपको नीचे आ रही है इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। और ये देखो ये नीचे की तरफ आ रही है ना, मतलब घट रही है, तो घट रही इसे बोलते हैं अवरोही चाप। फिर धीरे 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 यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे बोलते हैं आरोही चाप, ठीक है। और ये आप लोगों का चाप कहिए या तो लूप कहिए, दोनों बातें कहिए। और यह जो वी आकृति बन रहा है जो कि अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से बन रहा है, इसे बोलते हैं हेनले का चाप, हेनले का लूप भी आप इससे कह सकते हो। अब यही नलिका ऊपर जा रही है, धीरे 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 ऊपर जा रही है नलिका, इसे बोलते हैं, सारी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, इसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। और देखो ये भी संग्राहक नलिका, ये भी संग्राहक नलिका, सभी नलिकाएं यहाँ पे मिलती हैं, तो इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका, इस वाले पोर्शन को। और यहाँ से बोलते हैं मूत्रवाहिनियां है यह, ठीक है। तो ये फिगर हमने आप लोगों को एक एक वर्ड समझा दिया, पहले फिगर आप बनाओ, ठीक है। पहले कॉपी में आप लोग ये फिगर में सिंपल फिगर बना के लेके आओ, पहले इसको बनाओ, इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखना आप लोग, ठीक है, उत्तर में। अब यहाँ से उत्तर लिखो। उत्तर लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है, मतलब प्रत्येक विक्राणु का काम क्या होता है? रुधिर को छानने का काम होता है, तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं बहुत सारे। पहला वोमेन संपुट, वोमेन संपुट मतलब ये चीज, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसे बोलते हैं वोमेन संपुट। इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए कप जैसा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए कप जैसा दिख रहा है कि नहीं? कप या प्लेट जैसी है संरचना, तो वही बोला है यहाँ पे, यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। देखो रक्त नलिकाओं का गुच्छा, ये जो आप लोगों को गुच्छा दिख रहा है ना, इसके अंदर रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बस ये हो गया आप लोगों का वोमेन संपुट। दूसरा डालोगे हेनले का चाप, हेनले का चाप ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हेनले का चाप। इसमें लिखोगे कि यह जो है पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति जो है यू जैसी होती है। देखिए इसकी आकृति यू जैसी नहीं दिख रही है आपको? इसकी आकृति किस आकार की दिख रही है? यू जैसी इसकी आकृति आप लोगों को दिख रही होगी। तो वही बोला है कि यह पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति जो होता है यू जैसी होती है, और इसका निर्माण जो होता है वो अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से होता है। तो वही चीज, तो आरोही चाप और आरोही चाप, अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से इसका निर्माण होता है। बस हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे संग्राहक नली, ठीक है। संग्राहक नली में लिखोगे कि संग्राहक नली दिखा देता हूं, यह होता है, ये जो नली ऊपर की तरफ जा रही है यही तो संग्राहक नली है। लिखोगे कि यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकार मिलते हैं, इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चली जाती है। बस ये सभी नली जो है यहाँ पे मिलती हैं, जिसे संग्राहक नली, सामान्य संग्राहक नली बोलते हैं, और यहाँ कहाँ चली जाती है? मूत्र में चली जाती हैं। तो वही पोर्शन तो लिखा हूँ। तो ये आप लोगों का भाग था। अब इसका कार्य भी पूछा था हमके, ठीक है, कि कार्य बताइए। अब इसके कार्य देखेंगे कि जो वृक्क है आप लोगों का, विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो अब विक्राणु के कार्य हेडिंग डालो और लिखो। देखो इसका कार्य क्या होता है, बहुत सिंपल है। पहला कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। अब इसका मतलब क्या समझो, एक एक स्टेप समझो। कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। ये देखो ये अविवाहित धमनी है, इसके बाहर देखोगे तो रीनल धमनी रहेगा। यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे आता है तो अविवाहित धमनी बहुत पतली है, जब इसमें ब्लड जाता है पतली चीज में तो बहुत प्रेशर से जाता है, तो पतली नली फैल जाती है। जब इसमें जाती है तो ये पतली नली फैल जाती है, सभी नलिकाएं हैं, ठीक है। ये जो गुच्छा बना है ये भी छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा है। जब इसमें रुधिर जाता है तो यह फैल जाता है, जब फैलता है रुधिर तो यह धीरे धीरे छनने लगता है। यहाँ से छनकर कहाँ चला जाता है? वोमेन संपुट में चला आता है ब्लड, ठीक है। तो वही चीज लिखा है कि रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर क्या होता है? छनता है। इसके बाद लिखोगे दूसरा, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। जो रुधिर होता है वो कोशिका में और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है तो आधा, बहुत ज्यादा ब्लड जो होता है वो आप लोगों को कोशिकाओं में ही रहता है, लेकिन जल और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रुधिर से छनकर वोमेन संपुट से होते हुए कुंडलित नलिका में चले जाते हैं, ठीक है। वही कह रहा है। इसके बाद तीसरा लिखोगे, इस निस्यंदन में, जो लेने देने की प्रक्रिया से निस्यंदन बोलते हैं, इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ मतलब खराब पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ
लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वह भी होती है। कह रहा है कि जैसे यहाँ से छनकर अपशिष्ट पदार्थ यूरिया तो नीचे चली जाती हैं, तो कुछ मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी चले आते हैं। मतलब ग्लूकोज के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी छन के चले आते हैं इसी अपशिष्ट पदार्थ में ही, यूरिया में ही वो चले आते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। इसके बाद है अगला, फिर क्या होता है कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यही छन के जब यहाँ पे कुंडलित नलिका में आएगा तो फिर से निस्यंदन होगा, और इसमें जो ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसे लाभदायक चीज आ गया था उसका पुनः निस्यंदन होता है और उसको पुनः शरीर में दे दिया जाता है, और शरीर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ को फिर पुनः वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। मतलब जो कुछ वज्र पदार्थ, खराब पदार्थ बच जाते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, उनको भी वापस ले लिया जाता है। फिर कह रहा है कि अंत में फिर निस्यंदन में, अंत में जो निस्यंदन होता है उसमें केवल देखोगे तो यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है, जिससे अब मूत्र कहा जाता है और ये संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। मतलब लास्ट में फिर एक निस्यंदन होता है। उसमें क्या होता है कि सारे खराब पदार्थ एक साइड और सारे अच्छे पदार्थ एक साइड जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, और सारे खराब पदार्थ जैसे यहाँ पे यूरिया सब एकत्रित हो जाते हैं अलग एकदम बिल्कुल, और फिर वो मूत्र वाहिनियों के होते हुए बाहर चले जाते हैं टॉयलेट के माध्यम से। तो यह था आप लोगों को पूरा एक एक स्टेप हमने बताया, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक आप लोगों को टॉपिक छूटा नहीं होगा। चलिए तो क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कि मेंडल के नियम कितने थे। मेंडल ने 3 नियम था, सबको मालूम है। एक आपका प्रथम नियम जिसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, दूसरा आपका पृथक्करण का नियम था, और तीसरा उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो ये प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट हर साल एग्जाम में आता है कि मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम, चाहे इसे एकल लक्षण भी बोलते हैं। देखो प्रभाविता का नियम होता क्या है, कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण वाले अगर पौधे हैं और उनका मैं क्रॉस कराऊंगा तो उसका F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। प्रभावी लक्षण मतलब क्या होता है, जो लक्षण दिखाई देता है, और अप्रभावी लक्षण मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। जैसे पैंट है, पैंट में जो आप लोगों को बाहर वाला भाग दिख रहा है वही दिखाई देगा, लेकिन पैंट के नीचे आपका काला वाला भाग जो होगा वो दिखाई नहीं देता है। मतलब जो लक्षण होते हुए भी दिखाई नहीं देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो बाहर से आप लोगों को दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो प्रथम नियम यही होता है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल समझे पूरा डिटेल में। देखो एक लंबा पौधा, तो लंबा पौधा हो गया, तो उसका विपरीत हम लोग अगर लेंगे तो लंबा का क्या हो जाएगा, बौना पौधा। ठीक है, तो देखो जब विपरीत लक्षण वाले पौधे का हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। देखो क्रॉस का चिन्ह, क्रॉस करा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, देखो लंबा पौधा है कैपिटल टीटी, बौना पौधा है स्मॉल टीटी। जब भी लंबा पौधा का जाए वो हमेशा कैपिटल्स होता है, अब बौना आ जाए हमेशा स्मॉल्स होता है, याद रखिएगा। तो लंबा पौधा कैपिटल टीटी, बौना पौधा स्मॉल टीटी। अब देखो अगर टीटी जो है इसको भी खंडित करें तो यह टी और टी में बढ़ जाएगा, और इसको भी खंडित करें तो स्मॉल टी और स्मॉल टी में बढ़ जाएगा। अब देखो इस टी का हम लोग प्रक्रिया करा रहे हैं इससे, तो देखो कैपिटल टी का जब इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी टी का जब इस वाले टी से प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इस टी को उठाते हैं, इस टी को जब इस टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी टी को जब इस स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, अब देखो ये प्रक्रिया यहाँ पे आ गया, तो इसे यहाँ से जो उत्पन्न हुआ वो आपका F1 पीढ़ी हुआ, और F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे आते हैं। सभी कैसे आते हैं, संकर पौधे। संकर पौधे वो होता है जो एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, कैपिटल और एक स्मॉल होता है, उसको संकर पौधे कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीज आपको देखने को मिलता है, एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप। इसका एक फिनोटाइप निकलता है, एक जीनोटाइप। फिनोटाइप में ये होता है कि हम लोग अंदर जीन के अंदर जाकर देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे लंबे संकर पौधे होंगे, और जीनोटाइप मतलब होता है कि बाहर से देखकर हम बता पाए कि ये लंबे पौधे हैं। ठीक है, तो एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है। तो ये आप लोगों का पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम, जिसे एकल लक्षण भी कहते हैं, पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। तो पहला नियम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। देखो दूसरा नियम क्या है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखो यह होता है कि जब F1 पीढ़ी से, F1 पीढ़ी हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये करेगा जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में 3 संबंधित 1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिलता है। देखो जब हम लोग यहाँ पे देखे हैं F1 पीढ़ी से हमको देखने को क्या मिला है,
ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो मिला है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 पीढ़ी वाले पौधे हैं। वही करा F1। अब देखिए पृथक्करण का नियम में क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया है वो स्वपरागण मतलब आपस में उसको परागण करा जाए तो F2 पीढ़ी निकलेगी। और F2 पीढ़ी में 3 संबंध के अनुपात में ही लक्षण देखने को मिलता है। देखिए जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपका संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा। हमने कहा ना कि कैपिटल लगा कि स्मॉल लगा तो संकर लंबा कहलाता है। ठीक है, तो देखो ये भी संकर लंबा, ये भी संकर। अगर इसको भी खंडित करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में, इसको भी करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का हम लोग दोनों में प्रक्रिया कराएंगे, तो इसमें कराएंगे तो इस कैपिटल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी को देखने को मिलेगा। अब स्मॉल टी को उठा लेंगे, इससे प्रक्रिया कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अब इसका इससे प्रक्रिया कराएंगे तो स्मॉल टी देखने को मिलेगा। अभी हमने बताया कि दोनों कैपिटल लगा तो शुद्ध लंबा कहलाएगा, और एक कैपिटल एक स्मॉल लगा तो उसको संकर लंबा कहेंगे, और दोनों स्मॉल लेंगे तो शुद्ध बौना कहेंगे, याद रखिएगा। तो देखो F2 पीढ़ी जो मिली है तो उसमें लंबा और बौना का अगर अनुपात देखा जाए तो देखो 3 संबंध एक अनुपात में आ रहा है। ठीक है, देखो लंबा एक, ये भी लंबा, तो दोनों हैं 1 2 3, 3 लंबा हो गए तो 3 संबंध एक बौना आ गया, तो 3 संबंध एक के अनुपात में हो गया कि नहीं? बिल्कुल। अगर इसका फिनोटाइप निकालें, फिनोटाइप मतलब ये होता है कि अंदर जाकर देखें, तो फिनोटाइप में देखो शुद्ध लंबा 1 के अनुपात में, संकर लंबा 2 है तो 2 के अनुपात में, और शुद्ध बौना 1 के अनुपात में। तो अगर फिनोटाइप अगर अंदर जाकर निकालेंगे तो 1 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। अगर जीनोटाइप देखें तो यहाँ पे आपको 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। ठीक है, यह था आप लोगों का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर हम बात कर लेते हैं तृतीय नियम, जिसे हम स्वतंत्र अभियोन का नियम भी कहते हैं। यह दर्शाता है इसमें कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण करा जाए, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे का बीज संकरण करा जाए तो उसे स्वतंत्रता अपव्यवन का नियम कहते हैं। और इसमें लक्षण जो होता है 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यह देखो, यह आपका गोल व पीला दोनों प्रभावी शुद्ध है। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी, अरे कैपिटल आर स्मॉल वाई। आर मतलब होता है यहाँ पे राउंड, राउंड मतलब गोल, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। तो गोल के लिए हमने यहाँ पे आर से कर दिया, पीले के लिए हमने वाई कर दिया। जस्ट इसका अगर विपरीत लूं तो गोले का जोड़ीदार ले रहा हूं और पीला का हरा ले रहा हूं, तो जोड़ीदार को जाएगा स्मॉल आर और हरा का हमने स्मॉल वाई ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो आपको अनुपात 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात में देखने को मिलेगा। जिससे गोल व पीला बीच का अगर हम निकालें तो देखो ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये जो आपका 9 संबंध अनुपात में देखने को मिलेगा वो किनके बीच रहेगा, तो गोल व पीले दोनों प्रभावी रहेंगे 9 के अनुपात में। और 3 अनुपात जो रहेगा गोल व हरे, पहला गोल व हरे के अनुपात में होगा, गोल और हरे। लेकिन याद रखिएगा पहला प्रभावी होगा, दूसरा जो होगा अप्रभावी होगा। और झुरीदार व पीले अप्रभावी निकलेगा दूसरा। तीसरा की बात करूं जो 3 अनुपात में होता है, तो यहाँ पे जो होगा पीले जो होगा अप्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा, प्रभावी होगा। इसी तरह यह जो अनुपात निकलेगा झुरीदार व हरे का निकलेगा। झुरीदार व हरे में दोनों क्या होंगे, अप्रभावी, जो कि 1 अनुपात में। तो देखो 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1 अनुपात में निकल गया। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे प्यारों, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है, यह प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पोषण क्या होता है। तो देखिए स्वस्थ और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। हमें यह पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। अरे हम जीवित हैं, हम अपने स्वस्थ के लिए, अपने विकास के लिए जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वही भोजन तो पोषण कहलाता है। और यह पोषण कहाँ से मिलता है, पोषक तत्वों से मिलता है। सिंपल। अब लिखेंगे अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि पोषण के प्रकार, कि पोषण के कितने प्रकार है। लिखोगे कि पोषण के 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका स्वपोषी पोषण जिसे स्वपोषण भी कहा जाता है, और दूसरा एक होता है विषम पोषी पोषण जिसे परपोषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्वपोषी पोषण, कि वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो होता है अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वह पोषण की यह प्रक्रिया जो होगी स्वपोषी पोषण कहलाएगी। मतलब कह रहा है कि इस पोषण के अंतर्गत जो भी अकार्बनिक, जो भी जीव अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में तो यही होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाए वो, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्वपोषी। और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, जो प्रक्रिया हम लोग अपना भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्वपोषी पोषण।
ठीक है, उस प्रक्रिया को। चलो अब दूसरा है विषम पोषी पोषण, जिसे हम लोग परपोषण के नाम से भी जानते हैं। तो देखो विषम पोषी जिसे परपोषण के नाम से जानते हैं वो क्या होता है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वे सभी जीव पूर्वनिर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इस पोषण की प्रक्रिया के अंदर यह आएगा कि कोई जीव अपना भोजन नहीं बनाएगा, मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, उसके बने हुए भोजन को अपना ग्रहण करेगा। ठीक है, उससे हम बोलते हैं विषम पोषी पोषण या परपोषण। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो यह जो होता है 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के माने जाते हैं कौन कौन। तो देखो एक आता है प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा आता है मृतोपजीवी पोषण और तीसरा आता है परजीवी पोषण। पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संभोजी पोषण में। इसमें यह होता है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को। प्राणी संभोजी पोषण में जैसे ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं, और यह भोजन का जो भक्षण करते हैं सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। देखो हम लोग भी प्राणी संभोजी में ही आते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ को हम लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं, और ये भोजन भक्षण करते हैं चीजों की। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें मृतोपजीवी पोषण, ये क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधे तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो मरे हुए जंतु होते हैं उससे जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं, जैसे जीवाणु कवक। जीवाणु कवक देखते हैं मरे हुए जीव जंतु में पाए जाते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया छोटे छोटे पाए जाते हैं, वो मरे हुए जो उत्तक है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं वो जीवाणु कीटाणु, वो सब मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। परजीवी पोषण की अगर हम बात करें, जो तीसरा जो कि लास्ट है, परजीवी पोषण ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्येक से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। मतलब ये चीज है कि कुछ ऐसे होते हैं जीव जो आपको नुकसान बिना पहुंचाए, मतलब आपको जान और प्राण बिना लिए हुए वो आपके अंदर ही रहकर वो आपसे भोजन प्राप्त कर लेंगे। जैसे रुधिर चूसने वाला मच्छर हम लोगों का जान प्राण नहीं लेगा, लेकिन हम लोगों के शरीर में ही टच रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेगा हम लोगों के ब्लड के माध्यम से। और पौधे के विभिन्न रोग भी ऐसे ही होते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए आज की वीडियो में हमने बायोलॉजी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में जाने वाला नहीं है। हालांकि आप लोगों को इन प्रश्नों को याद करना है, अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करके ही आप लोगों के एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग आप लोगों को बहुविकल्पीय लघुत्तरीय बता रहे हैं, कोई आप लोगों को दीर्घोत्तरीय बताता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा चैनल ऐसा है कि टारगेट आपको लेकर 95% चल रहा है। हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोग करा रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा का पूरा हमने इस आप लोगों की वीडियो में बताने वाला हूँ। ये प्रश्न 100% आपकी एग्जाम में आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, देखिए विश्वास आप मेरे पे कीजिए। ठीक है, मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि प्रश्न इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, आप बस एक मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं तो आप लोगों को सामने है नहीं कि मैं आप सब कुछ प्रूफ दिखा पाऊं, आप मेरे पे विश्वास ही कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा 100% विश्वास करो और मैं आप लोगों को 100% पूरा तैयारी करा रहा हूँ, ईमानदारी से करा रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं नहीं, आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे चैनल पे आप रहो, पूरे के पूरा कंटेंट आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखना, ईमानदारी से देखना, सारे क्वेश्चंस को नोट करना, सारे क्वेश्चंस को याद करना। इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीएच मान से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच मान। देखिए ये आप लोगों के सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, वो पीएच स्केल दर्शाता है। देखिए उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वही काम है कि कोई भी विलयन में पीएच स्केल ये बताता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। ठीक है, उस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए हमसे पूछा था यहाँ पे कि शुद्ध जल से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। देखिए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण जो होती है वो याद रख लीजिए 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है कि दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, पहला महत्व तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। पहली हेडिंग हमारी रहेगी पाचन तंत्र का पीएच। लिखेंगे कि हमारे उदर में, उदर मतलब समझते हैं हमारे पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, पेट में, हमारे पेट में उपस्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका पेट है, हमारे पेट में एक HCl अम्ल पाया जाता है जो कि सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, वो क्या करता है कि अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है। कह रहा है कि आपके पेट में जो HCl अम्ल पाया जाता है और अधिक मात्रा में तब निकलने लगता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है। जब आप कभी कभी नोटिस किए होगा कि जब आप लोग खाना नहीं खाते हो ज्यादा देर तक, तो खाना नहीं खाते हो ना, तो HCl की अम्लता बढ़ जाती है और वो आपके पेट पे ही इफेक्ट डालने लगती है, उस समय आप लोगों को दर्द होने लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल का मतलब समझते हो, ठीक है। प्रति अम्ल का मतलब कि जो अम्ल को मारे, जैसे HCl आपका अम्ल है, ठीक है, तो अम्ल है और इसकी मात्रा अधिक हो रही है तो आपका पेट दर्द कर रहा है। और प्रति अम्ल का मतलब होता है कि क्षार, तो अम्ल कोई मात्रा अगर अधिक बढ़ रही है तो क्षार अगर लोगे तभी तो उसको उदासीन बनाने का प्रयास करेगा। तो वही कह रहा है कि जिससे मुक्त होने के लिए, जिससे हमें छुटकारा पाने के लिए प्रति अम्ल लेना पड़ता है। प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, ठीक है, अम्ल के उल्टा मतलब क्षारीय लेना पड़ता है। यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। वही चीज क्या है ना कि जो प्रति अम्ल लेंगे तो वो क्या करेगा कि HCl की जो अधिक मात्रा बढ़ी हुई है उसको उदासीन कर देता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgOH वो आपका क्षारीय होता है, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का पेट दर्द करता हो क्योंकि HCl का अम्ल उसमें बढ़ जाता है, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और उससे आप लोगों का पेट सही हो जाएगा। जैसे इनो हम ले लेते हैं, इनो में आप लोगों का इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, ठीक है। कभी कभी पेट दर्द करता है, जलन होता है, तो इनो ही पीते हैं ना, वो क्या करता है कि एंटासिड का काम करता है, समझ लीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को रटना नहीं, सारे कंसेप्ट में हूं ना, आप लोगों को सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा, हर एक प्रश्न आप लोगों को याद हो जाएगा। तो पहला तो ये था कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए हमारे दांतों के लिए भी पीएच बहुत खतरनाक होता है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कह रहा है कि जो हमारा मुंह है उसका पीएच मान 5.5 होता है। अब 5.5 मतलब कि क्या होता है, यह आपका अम्लीय होता है, ठीक है। अगर 5.5 से और कम होता है तो पीएच मान और अधिक प्रबल होगा। तो कह रहा है कि अधिक अगर अम्लीय हो जाता है तो हमारे दांतों को क्षय प्रारंभ करता है। क्षय मतलब क्षरण करने लगता है, हमारे दांतों का नुकसान करने लगता है। अगर अधिक पीएच मान उसका कम हो जाए तो अम्लीयता का गुण बढ़ जाता है उसमें। तो ये कह रहा है कि दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर हम कैल्शियम फास्फेट का इनेमल होता है, ठीक है। हमारे जो दांत होते हैं, दांत के जो फर्स्ट आप लोगों का पार्ट जो होता है, ठीक है, वो आपका इनेमल परत होता है। दांत का जो बाहरी परत आपको चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, वो इनेमल परत होता है, उसके नीचे डेंटिन परत होता है। तो ये कह रहा है कि अगर अम्ल बढ़ जाता है, अम्लीयता की मात्रा, तो आपके दांतों को जो अगली परत इनेमल है उसका क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है देखिए जिसका पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जो इनेमल परत है उसका क्षरण होने लगता है। कब? क्योंकि हमारे मुख का तो पीएच मान 5.5 है, उससे जैसे ही पीएच मान कम होता है तो अम्ल बढ़ जाता है, आयोरिनमल परत क्षरण होने लगता है। कह रहा है कि उचित दंत मंजन के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगर आपका क्षरण हो रहा है आपके दांतों का, तो आप उचित दांत मंजन का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि दांत मंजन जो हम लोग ब्रश करते हैं, दांत मंजन जो देखते हो वो एंटासिड होता है, प्रति अम्ल होता है, ठीक है, मतलब क्षारीय उसमें पाया जाता है। तब हम लोग दांतों पर रगड़ते हैं तो वो अम्ल तो आगे रहता है आपके दांतों में, या जब ये आपका क्षारीय जाता है तो उसको उदासीन कर देता है और आपकी दांतें जो है सुरक्षित रहती हैं। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय दूसरा हेडिंग है। देखिए एक बात और बताता हूँ, अगर हेडिंग आपको मालूम नहीं है, ये सारे पॉइंट्स अगर मालूम है तब पॉइंट्स लिख दो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अगर हेडिंग नहीं याद है तो ये नहीं कि हेडिंग नहीं याद है तो छोड़ दोगे, नहीं, ये सारी चीज आप पढ़ रहे हो, आप बस पहला पॉइंट, दूसरा उपयोग, तीसरा उपयोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
देखो तीसरा प्रश्न क्या है, अरे तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए पशु भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, और पौधे भी कुछ अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, उससे हम लोग कैसे सुरक्षा पा पाए उसको देखेंगे। देखिए लिखा है कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। जो मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी काट देता है तो चढ़ने लगता है, इसलिए चढ़ने लगता है क्योंकि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, ठीक है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। जब मधुमक्खी हम लोगों को काटती है तो उसके जो डंक से हम उसमें जो अम्ल होता है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम जलन व दर्द का अनुभव होता है, जिससे हमें जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। और कहीं आपको मधुमक्खी काट देती है और आपको दर्द होने लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है। और अम्ल, अगर आपने अम्ल यहाँ पे काट दिया हमको और यहाँ बेकिंग सोडा क्षारीय लगा देंगे तो वो उसका उदासीन करने लगेगा और वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। वो भी दुर्बल क्षार लगाना है, यानी कि प्रबल क्षार लगा देना, दुर्बल क्षार जो कम क्षारीय होते हैं उसको लगाना है। तो कम क्षारीय आपका बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को हम तो खा भी लेते हैं, ठीक है, नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। कह रहा है कि इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो उससे अम्ल निकालता है, अगर वो हम काट रहे हैं तो उससे हम लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं एंटासिड का प्रयोग करके, मतलब क्षारीय का प्रयोग करके, ठीक है। चलो अगला एक और देखेंगे, पौधों में पीएच क्या होता है, ठीक है, पौधों में पीएच देखेंगे। कह रहा है कि कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि जिनसे हानिकारक अम्ल निकलता है। जैसे में मेंटल का पौधा होता है। मेंटल का पौधा देखें आप लोग, देखिए मेटल का जो पौधा होता है, मेटल एक शाकीय पौधा होता है। देखोगे तो आप लोग जंगलों में मिल जाता है, अभी गांव में भी मिल जाता होगा, आप लोग देखोगे तो। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। नेट पर आप लोग सर्च मारिएगा मेटल का पौधा, आपको मालूम चल जाएगा, आप लोग देखे होंगे जरूर से। तो कह रहा है कि इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उसमें रेशे जैसे बाल निकले होते हैं बाहर ही, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। अगर आपका शरीर उस पर बाहरी परत पर उसका टच हो गया तो वहां पे डंक आपके हाथों में चुभ जाएगा और वहां पे आपको चढ़ने लगेगा, उसके अम्ल आपके शरीर में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो जंतु के शरीर में छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इसके बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। क्योंकि उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं? मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों का पत्ते रगड़ कर किया जाता है। देखिए पत्ते यहाँ पे लिख लीजिएगा, रगड़ कर किया जाता है, यहाँ पर डैश किया जाता है। अब देखिए जहां पे भी आपका मेटल का पौधा पाया जाएगा, जस्ट उसी के बगल में डाक का भी पौधा पाया जाता है। ये डाक पौधा होता है। अगर मेटल का पौधा अगर आपके शरीर में छू के मतलब टच हो जाता है तो आपको यहाँ पे दर्द होने लगेगा। तो उसको दर्द को छुटकारा पाने के लिए उसके जस्ट बगल में देखोगे ना कहीं डाक का भी पौधा रहेगा। उस डाक के पौधों को रगड़ दोगे वहां पे तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि डाक के पौधों में आपका क्षारीय पाया जाता है। और जब क्षारीय रगड़ोगे तो हम लोग को उदासीन कर देता है। चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं। हमने शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता भी देखा, पीएच मान का महत्व क्या है वो भी हमने देखा। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत अच्छे समझा रहा हूँ। प्रश्न को तैयार करना आप लोग ईमानदारी से, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न क्लियर हो गया है और प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2013 से लेके 2022 तक बताइए कोई ऐसा एक सत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया हो। हर बार पूछा गया है। इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। विक्राणु जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, कह रहा है कि विक्राणु नेफ्रॉन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नेफ्रॉन होता है क्या, विक्राणु क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे प्रश्न बनना अनिवार्य है 100%। तो देख पा रहे हो कि बना हुआ है। देखिए लिखेंगे कि पहले हम लोग चित्र दिखा देते हैं नेफ्रॉन विक्राणु का चित्र क्या होता है। देखो ये नेफ्रॉन और विक्राणु का चित्र है, ठीक है। और ये चित्र बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल चित्र हमने बनाया है कि ताकि क्लियर हो पाए। देखिए यहाँ से जो पहली नली आपको आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं अविवाहित धमनिका। क्या बोलते हैं? अविवाहित धमनिका बोलते हैं। और ये जो बाहर नली निकल रही है इसे बोलते हैं अपवाहित धमनिका, ठीक है। अब ये जो आकृति आप देख रहे हो, जो कप वो प्लेट जैसी आकृति आपको दिख रही है, तो ये प्लेट जैसी आकृति को हम बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट बोलते हैं। और इसके अंदर देखिए एक गुच्छा बना हुआ है जो रुधिर का गुच्छा होता है, इसे बोलते हैं ग्लैमुरुलस। अब देखिए कप प्लेट जैसी आकृति की जो नीचे नीचे आपको नलिका दिखाई दे रही है, ठीक है, नलिका धीरे धीरे आ रही है, तो इसे बोलते हैं कुंडलित नलिका। कुंडलित मतलब मुड़ी हुई नलिका, ठीक है। और ये नलिका धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही है मतलब कि घट रही है, उसे बोलते हैं अवरोही चाप। क्या बोलते हैं? अवरोही चाप।
अब ये अवरोही चाप धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऊपर की तरफ उठेगा उसे बोलेंगे आरोही चाप। अब देखिए आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से एक आकृति बन रही है जो कि यू आकृति आपको दिखाई दे रही है। यू आकृति जो दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हेनले का चाप या हेनले का लूप बोलते हैं। अब अवरोही चाप धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते अब यहाँ पे आ रहा है, इसे बोलते हैं संग्राहक नली। बहुत सारी नलिका आके देखिए ये भी नली आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, ये भी नलिका इधर से आ रही है, इधर नलिका आ रही है, सभी नलिकाएं आकर यहाँ पे इस वाले नलिका में मिल रही है। इसे बोलते हैं सामान्य संग्राहक नली, क्योंकि सारी नलिकाएं यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं और ये आपका मूत्र वाहिनियां हैं, बाहर निकल रहा है। तो यही आप लोगों का विक्राणु है, नेफ्रॉन है। पूरा चित्र आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक विक्राणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। विक्राणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कह रहा है कि जो विक्राणु होता है, विक्राणु का कार्य होता है कि ब्लड को छानने का काम करता है। देखिए विक्राणु पाया कहाँ जाता है? किडनी में पाया जाता है। किडनी के अंदर विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, और लगभग 10 लाख होते हैं, समझ लीजिए। तो वही कह रहा है कि ये 10 लाख जो विक्राणु होता है वो प्रत्येक विक्राणु जो है रुधिर को छानता है, ब्लड को छानता है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करता है, ब्लड का फिल्टरिंग करता है, उससे जो खराब उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थ है उसको अलग करता है और मूत्र के रूप में उसको कन्वर्ट करता है, मूत्र के रूप में वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए विक्राणु के निम्नलिखित भाग हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो वोमेन संपुट होता है। वोमेन संपुट अभी हमने चित्र में दिखाया कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है। देखिए वोमेन संपुट, ये वोमेन संपुट, देखिए कप और प्लेट जैसी संरचना है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये आपका वही कह रहा है कि यह कप या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है, जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। अभी हमने रक्त नलिकाओं का गुच्छा में दिखा देता हूँ। ये जो गुच्छा आप लोगों को मुड़ा हुआ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है। वही कह रहा है कि जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, आप लोग देख लिया, ठीक है। इसके बाद होता है हेनले का चाप। और हेनले का चाप क्या होता है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है और इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से होता है, ठीक है। देखिए हेनले का लूप क्या होता है? वही हमने कहा कि यह पतली नली जैसी होती है और यह यू आकार की होती है। देखिए यू आकार की हो रही है कि नहीं? और इसका निर्माण कैसे हो रहा है? अवरोही चाप और आरोही चाप के मिलने से हो रहा है हेनले लूप का निर्माण, ठीक है। तो ये हो गया हेनले का चाप। तीसरा होता है संग्राहक नली। संग्राहक नली मतलब यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जहां सभी आरोप चाप आकर मिलते हैं और इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। संग्राहक नली मतलब यह जो नली आपको जा रही है ये संग्राहक नली। वही करा, संग्राहक नली पतली नली जैसे होती है और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी संग्राहक नली मिलती हैं, उसी जैसा सामान्य संग्राहक नली कहते हैं और धीरे धीरे मूत्र के रूप में बाहर चली जाती है नलिका, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के कुछ भाग थे जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब तो इसके हम लोग कार्य देखने वाले हैं, ठीक है, कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो अब अगली हेडिंग आप लोग डालोगे यहाँ से कि विक्राणु के कार्य, कि विक्राणु के कार्य क्या हैं। देखिए पहला कार्य इसका यह है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि रुधिर रीनल धमनी से बहुत दाब पर बहता है। देखिए रीनल धमनी इधर होती है, इधर से ब्लड जब आता है तो रीनल धमनी में रुधिर बहुत तेजी से आता है, ठीक है। तो देखो यह आपका पतली नली है, अभिभावी धमनिका जो है पतली नली होती है, यहाँ से मोटी धमनी होती है। यहाँ से जब ब्लड तेज आता है और पतली नली में प्रवेश करता है, मतलब अभिभावी धमनी में प्रवेश करता है, तो ये पतली नली जब इसमें से ब्लड तेजी से आता है तो ये फैलने लगता है और जैसे ये फैलने लगेगा इस पर प्रेशर लगने लगता है और प्रेशर लगने लगता है तो ग्लोमेरुलस से जो ये आपका रुधिर का गुच्छा है उससे ब्लड छनने लगता है, क्योंकि इसमें प्रेशर लगेगा तो ये आप लोगों का दाब बढ़ेगा तो फैलने लगेगा। जब ग्लोमेरुलस फैलने लगता है यहाँ पे दाब उसमें बढ़ने लगता है, दोनों से दाब जब इस तरह लगेगा तो रुधिर छनने लगेगा और छन के रुधिर कहा जाता है वोमेन संपुट में रुधिर चला आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पहला। इसके बाद देखिए दूसरा नियम यह है, दूसरा स्टेप कि रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज वोमेन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये चीज होता है, कह रहा है कि रुधिर जो होता है वो कोशिकाओं में ही और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि जैसे रुधिर में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और जब यहाँ से रुधिर ग्लोमेरुलस से तब छनता है तो वोमेन संपुट में चला आता है, तो कुछ अच्छी चीजें भी छनकर चली जाती हैं और खराब चीजें भी इसमें छनकर चली जाती हैं, वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा तीसरा कह रहा है
इस निस्यंदन में वज्र पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं और इनके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वो भी होता है। इसके कहने का मतलब ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे यहाँ पे ब्लड जब छन के वोमेन संपुट में आ रहा है तो ब्लड में जो आपको ग्लूकोज होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, तो ग्लूकोज भी इसमें छन के कुछ प्रोटीन्स वसा इसमें छन के चली आती हैं। खराब चीजें तो आती ही हैं, अच्छी चीजें भी इसमें छनकर चली आती हैं, वही चीज कह रहा है। जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं वो तो छन के आती हैं, लेकिन ग्लूकोज जैसी जो उपस्थित रहती हैं वो भी उसके साथ ही चली जाती हैं। ठीक है, चौथा लिखोगे यहाँ पे कि जब यह निस्यंदन नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। कह रहा है कि अब यहाँ से तो वोमेन संपुट में चला आया है, वोमेन संपुट से जैसे ये यहाँ पे नलिका में आएगा तो नलिका में फिर निस्यंदन होता है। अब फिर निस्यंदन होता है उस समय क्या होता है कि जो खराब पदार्थ के साथ साथ जो अच्छी चीजें ग्लूकोज अमीनो अम्ल, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो भी उसमें चली जाती हैं, तो उन्हें फिर पुनः निस्यंदन होता है। और उस समय क्या होता है कि जो खराब चीजें के साथ साथ अच्छी चीजें चली आई थी उसको वापस ले लिया जाता है और खराब चीजों को पुनः वापस दे दिया जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि उन वज्र पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। कह रहा है कि कुछ खराब पदार्थ बचे रह जाते हैं, कुछ खराब पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं, फिर उनका पुनः निस्यंदन होता है तो खराब पदार्थ फिर पुनः वापस दे दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि खराब चीजें अलग हो जाती हैं, अच्छी चीजें अलग हो जाती हैं। तो वही लास्ट में बोला है कि अंत में जो निस्यंदन में केवल यूरिया और अन्य वज्र पदार्थ तथा जल ही रह जाता है जिसे अब मूत्र कहा जाता है और इस संग्राहक में एकत्रित हो जाता है। लास्ट में जब फिर पुनः निस्यंदन होता है तो लास्ट में यूरिया जो अन्य खराब पदार्थ हैं वो अलग बच जाते हैं और अच्छी चीजें जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं वो अलग हो जाती हैं। जो खराब चीजें बच जाती हैं वो पुनः मूत्र वाहिनी के रूप में बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो यही था इसका कार्य मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत डिटेल में। तो यही था आप लोगों का वृक्क या नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन हमने किया, आप लोगों को इसका कार्य को डिस्कस किया और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ, इस प्रश्न को, यही प्रश्न था और इस प्रश्न को याद करना है कि विकिरण नेफ्रॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न यह है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग के दाएं का नियम लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014, 15, 16, 18, 19, 20 में प्रश्न पूछा गया है। देखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है क्या, और प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देखेंगे। देखिए बहुत आसान टॉपिक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप लिखोगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम है। कह रहा है कि फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित उन्होंने दो नियम दिया है। दोनों नियम क्या दिया है? देखिए प्रथम नियम, पहला नियम तो उन्होंने ये दिया कि जब किसी बंद कुंडली में, कोई कुंडली है जो कि दोनों तरफ से क्या है, बंद है, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो केवल उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। देखिए कितना आसान टॉपिक। उन्होंने बताया था कि जब कोई बंद कुंडली है और इस बंद कुंडली में से अगर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं अगर परिवर्तन होंगी तो 100% इसमें से आप लोगों का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि यह चुंबकीय बल रेखाएं आपस में परिवर्तन होती रहेंगी। ठीक है, तो किसी बंद कुंडली में अगर चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो परिवर्तन हो रही हैं, तो उसमें से चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और यह तब तक रहता है जब तक वह परिवर्तन होता रहेगा। वही उन्होंने पहला नियम उन्होंने दिया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा नियम उन्होंने यह बताया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल का परिमाण कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर को अनुक्रमपाती होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना। उन्होंने यह नियम बताया कि किसी चुंबकीय में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, तो किसी चुंबकीय में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण, तो उसका जो मान होगा वो कुंडली में से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन की दर होगा। ठीक है, परिवर्तन की दर के अनुक्रमणपाती होता है। इसका मतलब ये चीज होता है, अभी बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। जिससे बंद कुंडली है, इसमें से परिवर्तन हो रहा था, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं, तो कह रहा है कि
जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होता है वो कब होता है कि जब इसमें से हम लोग चुंबकीय जितना परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा जितना परिवर्तन होगा, जितना तेज घूमेगा उतना बल उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि जो चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है वह अनुकरणुपाती होता है इसके परिवर्तन के दर की। तो परिवर्तन की दर मतलब जितना तेज घूमेगा उतना तेज विद्युत वाहक बल निकलेगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड जितनी बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। वही काम तो कह रहा हूँ कि अनुकरणुपाती होता है, बस सिंपल। तो दो नियम उन्होंने दिया, दोनों नियम समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए, उन्होंने देखिए बताया कि यदि किसी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ1 है, अब बहुत कम समय अंतराल मतलब कि कुछ समय मतलब डेल्टा टी समय के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर φ2 हो, तो उसमें से हम लोग कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के दर निकाल सकते हैं। तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगा वो होगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। यह क्या है? कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां तो हो गया। अगर इसमें से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के प्रयास करें तो देखिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो अनुकरणुपाती होता है उसके परिवर्तन की दर का। तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का अनुकरणुपाती होता है। दूसरा नियम तो यही था ना। तो वही कह रहा है कि ये आपका चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है। और यहाँ पे अगर हम विद्युत वाहक बल अगर बात करें तो अगर मैं विद्युत वाहक बल को ई से डिनोट करते हैं तो ई जो है वो अनुकरणुपाती हो जाएगा उसके परिवर्तन की दर मतलब φ2 - φ1 बटे डेल्टा, ठीक है, उसके दूसरे नियम के अनुसार। तो अगर मैं यहाँ अनुकरणुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का E बराबर के φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी। अब के क्या है यहाँ पे? तो जहाँ के एक नियतांक है, अगर यदि के का वैल्यू अगर हम एक ले लेते हैं तो के का वैल्यू एक है, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो के बराबर एक हो तो यहाँ पे ई बराबर जो आएगा वो आएगा φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी वोल्ट में आएगा। तो जब भी अगर आप लोगों को प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना होगा डेल्टा ई, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को उत्पन्न हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लिखेंगे अब दिशा ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? तो ये कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अगर प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो किस नियम से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? कह रहा है कि यदि किसी चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, कोई भी चालक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी एक चालक है, अगर उस चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम गति कराते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यदि परिपथ बंद हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर परिपथ दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा को हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के नियम से ज्ञात करेंगे। और वो नियम कहता क्या है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली अथवा अंगूठे को दूसरे के लंबवत फैलाकर रखें। कह रहा है कि यदि हमारा दाएं हाथ है, ठीक है, दाएं हाथ की देखिए ये 3 उंगलियां हैं, ये आपका मध्यमा अंगुली कहलाता है, आपका तर्जनी उंगली कहलाता है, आपका अंगूठी, ठीक है, अंगूठा कहलाता है। कह रहा है कि इसको अगर लंबवत खड़ा करें, 90 अंश के एंगल में खड़ा करें तो उस समय आपको देखने को भी मिलेगा। कह रहा है कि फैलाकर रखें। और यदि तर्जनी उंगली जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे, तो मध्यमा जो उंगली होता है विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। कह रहे हैं मतलब ये चीज है कि ये जो आप लोगों का 3 उंगलियां दिख रहा है, इसको अगर 90 अंश के एंगल पे खड़ा करें तो ये जो आपको तर्जनी उंगली दिख रही है, ये वाला अंगूठा की जो बगल में होती है तर्जनी उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती है। और जो अंगूठा है वो आपकी चालक की गति की दिशा को डिनोट करता है। तो ये जो मध्य वाली उंगली आएगी, ये मध्य उंगली किसको डिनोट कर देगी? तो यह आप लोगों को विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्य बीच वाली उंगली। वही चीज लिखा है। यही आप लोगों का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसी नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना आप लोगों को फैराडे के नियम? तो ये था आप लोगों का पूरा क्वेश्चन। हमने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लेना, किसी कीमत पे याद कर लेना। कि देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में प्रश्न पूछा गया है
कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत जनित्र मतलब विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत जनरेटर कैसे होगा। सबसे पहले इसका चित्र अगर हम देखने की बात करें तो चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है इसका, ये जनरेटर का चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ, बना लीजिए आप लोग। ये जनरेटर का फिगर है। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत जनित्र, ठीक है। तो विद्युत जनित्र होता क्या है लिखेंगे, देखिए विद्युत जनित्र या डायनेमो पूछा, डायनेमो का सिद्धांत पूछेगा तभी आप ये लिखोगे, क्योंकि विद्युत जनित्र को डायनेमो भी कहते हैं। कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है, जैसे विद्युत जनित्र को डायनेमो कहते हैं, कह रहा विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर पे हम लोग जो हैंडल मारते हैं तो उसको तो हम यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं ना, तो पहले यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जब हैंडल मारेंगे तो जनरेटर चालू होगा, तो जनरेटर जब चालू होगा तब जाकर वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है यह, तो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो अब हेडिंग लिखेंगे सिद्धांत इसका, ठीक है। अगली हेडिंग रहेगी सिद्धांत। लिखेंगे कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या है समझिए, यहाँ तक कह रहा है कि कोई बंद कुंडली है, ठीक है। अब बंद कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर तेजी से उसमें हम लोग इस तरह घुमाएं, जितना तेजी से घुमाएंगे तो यह आप लोगों का इतना तेजी से इसमें से रेखाएं जो हैं निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे, ठीक है। वही कह रहा है कि जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाने पर उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखा में निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वह परिपथ हुआ कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है और इसमें से एक धारा दिशा इसमें से बहने लगेगी, ठीक है। वही कह रहा है अतः कुंडली को घुमाने में व्यय मतलब खर्च यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जितना हम लोग इसमें से हैंडल जितना तेज घुमाए रहेंगे, जितना हम लोग यांत्रिक ऊर्जा खर्च के रहेंगे, वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यही सिद्धांत था इसका, ठीक है। यही आप लोगों का इस पे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। इसके बाद हम लिखेंगे कार्यविधि इसका, ठीक है। अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, कार्यविधि। कार्यविधि में पहला पॉइंट लिखेंगे चित्र में दिखाए अनुसार, मतलब चित्र में दिखाए गए अनुसार। तो पहले चित्र ही तो बनाओगे, देखिए ये बोला चित्र में दिखाए गए अनुसार, ठीक है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात इस समय उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा जो है शून्य होगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे जैसे जैसे कुंडली, अब सुनिएगा यहीं से कहानी, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, जैसे जैसे कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह घूमेगी, उनमें से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स का मान बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार जितना दक्षिणावर्त में इतना घूमेगी स्पीड में, ठीक है, इस तरह घूमेगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स का मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों को, बढ़ता जाता है। उसी में लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, मतलब बढ़ेगा और विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा जो होगी उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के वाले नियम से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ देखे हैं ना उसमें हम लोग, ठीक है। तो उसी अगर दिशा को अगर हमको ज्ञात करना है तो दिशा किसे ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से उस दिशा को ज्ञात करेंगे। कह रहा है कि वाय परिपथ में इसकी दिशा जो है यक्ष से वाई की ओर होती है। अगर बाहरी परिपथ में देखें तो उसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होती है। देखिए आपका यक्ष और वाई है, यक्ष वाई में तो देखिए ये हैंडल, अगर हैंडल को ऐसे घुमाएंगे, इस तरह हैंडल को मारेंगे तो यक्ष से वाई की तरफ दिशा इस तरह जाएगी। वही कह रहा है कि इसकी दिशा यक्ष से वाई की ओर होगी। जब कुंडली उसी दिशा में घूमते हुए ऊर्ध्वाधर भुजा ए बी ऊपर तथा सी डी नीचे होती है। भुजा अगर ए बी की बात करें तो देखिए ए बी इस तरह ऊपर है और सी डी इस तरह यहाँ पे नीचे है। अगर इस तरह जाएगी तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ऊपर से होगी नीचे जाएगी। तो ये कह रहा है ए बी ऊपर और सी डी नीचे हो जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा अधिकतम होती है। कुंडली इस बीच 0 से 90 अंश घूमी होती है। कह रहा है कि अगर ए बी ऊपर है सी डी नीचे है
ठीक है। तो उसमें उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो सबसे ज्यादा होगा, अधिकतम होगा। और कुंडली उस समय कितना 0 से लेकर 90 डिग्री तक घूम गई होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, कह रहा है कि कुंडली के और अधिक घूमने पर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। अगर चुंबकीय और यहाँ पर और घुमा दिया जाए उसको, तो अगर कुंडली को और अधिक घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो जाता है। और कुंडली के क्षैतिज होने पर, कुंडली क्षैतिज मतलब सीधी रेखा में होने पर, भुजा CD के स्थान पर AB चला जाता है तथा AB के स्थान पर CD आ जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाती है और कुंडली इस बीच कितना 90 से 180 अंश घूम जाती है। तब जब 90 से 180 अंश घूम जाती है तो उस समय क्या होता है कि AB के स्थान पर CD और CD के स्थान पर AB आ जाता है और उस समय विद्युत वाहक बल कम हो जाता है। ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट लिखोगे कि कुंडली की ओर घुमाने पर, कुंडली को और घुमाएंगे तो कुंडली को और घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे क्षैतिज में चला जाएगा सीधी में तो कम हो जाता है, फिर उसको घुमाओगे तो क्षैतिज से जैसे आगे आएगा तो उसका मान फिर बढ़ जाएगा। तो एक कुंडली की ओर घुमाने पर उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान फिर से बढ़ना शुरू होता है। परंतु इस समय यदि धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से ज्ञात की जाए तो हम दूसरे कंडीशन की तुलना से ये कह सकते हैं कि विपरीत दिशा में होगी, जस्ट उसके उल्टा दिशा में होगी तथा वाय परिपथ में यक्ष से वाय की ओर प्रवाहित होगी। कुंडली के ऊर्ध्वाधर, देखिए कुंडली के ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो भुजा CD ऊपर की तरफ और AB कहाँ हो जाती है, नीचे की तरफ होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा अधिकतम होने लगता है, मतलब फिर उसका मान बढ़ जाता है और इस बीच कुंडली कहाँ 180 से 270 के बीच घूम जाती है। देखिए कंडीशन क्या हुआ था, 0 से जब 90 था तो विद्युत धारा की मान एकदम और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ रहा था और जब एंगल 90 से 180 हो गया क्षैतिज में तो उसका मान फिर घट गया और फिर 180 से 270 के बीच फिर घुमा तो फिर उसका मान बढ़ गया। ठीक है, वही कंडीशन है। फिर कह रहा पचमा कि यदि कुंडली की ओर घुमाया जाए, मतलब कुंडली को और आगे घुमाया जाए जिससे कि वह दिशा पहले के अनुसार स्थिति में हो, मतलब 0 से 90 अंश की स्थिति में हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा का मान कुंडली के क्षैतिज होने पर शून्य होगा। तो क्षैतिज जब हो जाता है तो शून्य हो ही जाता है। ठीक है, अब यह इसका फिगर है। अब जाके यह पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर विद्युत जनित्र आपने पढ़ लिया है तो विद्युत मोटर भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए 13 में 14 15 16 17 18 19 20 22 या तो आपको विद्युत जनित्र देगा या तो आपको विद्युत मोटर देगा, लेकिन देगा जरूर 100% देगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर का नामांकित तारेख खींचिए और इसका सिद्धांत बताइए, कार्यविधि लिखिए और विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आप बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चित्र देखेंगे। ये चित्र देख लो आप लोग, ये चित्र नोट कर लो। यही चित्र है आप लोगों का विद्युत मोटर का। ये आपका विभक्त वलय है P तथा Q, ये आपका धुरी है, ये आपका ब्रूस है, यक्स और वाई क्या है, ब्रूस है, ये आपका ABCD आपका कुंडली है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, आपका कुंजी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फिगर है विद्युत मोटर का। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लो। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर। मैं छोटा करता हूँ इसको। ठीक है, विद्युत मोटर लिखोगे। विद्युत मोटर का एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए अभी हमने जनरेटर देखा है, जनरेटर में क्या था कि यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा था विद्युत ऊर्जा में, लेकिन मोटर है, मोटर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जैसे मोटर आपका पंखे में लगा होता है, तब पंखा ऐसे थोड़ी चलता है, पंखा में हम लोग पहले लाइन देते हैं, तब लाइन देंगे मतलब विद्युत ऊर्जा देंगे, तब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, मतलब हवा में कन्वर्ट होगा, हमको हवा देता है। तो जस्ट उसका उल्टा होता है विद्युत जनरेटर का। ये विद्युत मोटर हो गया। हेडिंग डालोगे सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है लिखेंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। पहले सुनिए कहानी, कह रहा है कि जब किसी कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। देखिए कितना अच्छा कंडीशन सिद्धांत का है। ठीक है, तो सिद्धांत क्लियर हो गया ना आप लोगों को। कह रहा है कि जब किसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर अगर धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें एक बल काम करने लगता है और यह कुंडली की अक्ष पर घूमने लगता है। अगर वह स्वतंत्र है तो घूमने लगती है। सिंपल। देखो कार्यविधि इसका देख, सिद्धांत हो गया, कार्यविधि देखो कितना सिंपल है।
कार्यविधि इस तरह कार्य करती है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के दाएं हाथ में, इसमें बाएं हाथ का नियम काम करता है, याद रखिएगा मोटर में। तो कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, ठीक है। यह बल युग्म बनाते हैं, कह रहा है जिसके कारण कुंडली जो है दक्षिणावर्त दिशा में क्या होती है, घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी क्या होता है, घूमने लगता है। कितना सिंपल टॉपिक है। इस विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो है लगातार एक ही दिशा में कार्य करती हो। बताइए कितना सिंपल टॉपिक हमने इसको कर दिया। कार्य विधि में देखिए कितना सिंपल है, बस हो गया। हमसे पूछा था विभक्त वलय का कार्य है ना, क्या महत्व है, तो लिखेंगे विभक्त वलय का महत्व लिखेंगे। विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का ब्रूसों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत दिशा में ब्रूसों से संपर्क जुड़ जाता है और इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती है, ठीक है। तो देखिए कितना विभक्त वलय का कार्य क्या होता है, तो देखिए विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना होता है, सिंपल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को टॉपिक जो आपको बता रहा हूँ विद्युत मोटर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विद्युत मोटर, एक विद्युत जनित, अभी हमने फैराडे का और चुंबकीय प्रेरण नियम बताया है, वो वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, 100% बनेंगे, लिखित बता रहा हूँ आपको। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, ईमानदारी से मेरा पे विश्वास करना, जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उसको तैयार करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।